नाड़ी ज्योतिष क्या है सर ये, और बाकी ज्योतिष से कैसे अलग है? एक सिंपल टर्म्स बोलूँ तो दिस इज अ साइंस ऑफ टाइम। एक अनदर वर्ड जो है से इट्स अ जीपीएस ऑफ लाइफ। जैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो जीपीएस की मदद से आप कितने अच्छे से जा पाते हैं, ऐसे ही ज्योतिष हमारी लाइफ को एनहांस करती है। इट्स प्योर साइंस, प्योर कैलकुलेशन। देश के लिए कैसा रहेगा? देश की कुंडली अलग होती है, इंडिविजुअल कुंडली अलग होती है। स्पेशली पॉलिटिक्स, हमारे देश की पॉलिटिक्स बहुत होती है। मोदी जी के लिए कैसा रहेगा? देश और स्ट्रांग बनेगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई विद्याएं आएंगी। मोदी जी इस साल जो काम करेंगे वो अतुलनीय होगा। जैसे कि अभी देख ही लिया है कि एक एंट्री कर ही ली है एचएमपी वायरस ने। सर हम क्या कह सकते हैं कि फिर से लॉकडाउन लगेगा और ये एचएमपी वायरस वो इतना तो खतरनाक नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और मार्च के बाद ही आप देख लीजिएगा इसका फैलाव बहुत बढ़ेगा। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, तो ये वायरस को ही न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह यूज किया जाएगा। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बाकी एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट से तो डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नाड़ी ज्योतिष के बारे में। नाड़ी ज्योतिष जो है वो बाकी ज्योतिष से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि नाड़ी ज्योतिष प्रिडिक्ट करती है 97% एक्यूरेसी तक। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो नाड़ी ज्योतिष एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कई सारी प्रिडिक्शन करी हुई हैं रिगार्डिंग राम मंदिर, कोविड-19, यूक्रेन रशिया वॉर और एचएमपी वायरस जो लेटेस्ट अभी आप देख ही रहे हैं कि इंडिया में एक एंट्री करी ली है वायरस ने, जो सारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गई है उनकी। सो वेलकम करते हैं द फाउंडर ऑफ INV नाड़ी ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव जी का। सर वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट एंड रियली थैंकफुल टू यू दैट यू स्पेयर अ टाइम फॉर अस सर। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे साथ सर। चलिए सर इसी बार शुरुआत करते हैं हमारे पॉडकास्ट की। सर मैं ना बेसिकली आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ सर। आपको मैं देखता फॉलो करता रहता हूँ आपको मैं। आप कैसे इतनी चीज़ मैनेज कर लेते हैं? कभी आप कहीं और जा रहे हैं, आपकी क्लासेस भी देते 70 कंट्रीज़ के अंदर आप क्लासेस दे रहे हैं, इसके लिए लेके कैसे मैनेज कर लेते हैं सर चीज़ें? अवार्ड्स फंक्शन में जाना, आपको कि जब मेंटर के लिए बुलाया गया आपको, मैं काफ़ी टाइम से देख पा रहा हूँ। मैं बड़ा आपका ना इंस्पायर्ड होता है इस चीज़ को देख के कि आप इतनी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं सर। देखिए अंकित जी, मैं तो ये कहूँगा सब ये गुरु कृपा से हो रहा है जी। देखिए मैंने भी नहीं सोचा था कि ये सब होगा, बट ये सब गुरु कृपा और मैं कहूँगा उनके आदेश, उनकी आज्ञा का पालन करने से ही सब हो रहा है। देखिए बचपन से यही सीखा कि गुरु आज्ञा सबसे सर्वोपरि, राइट। ठीक है। जी, तो जी। अगर गुरु आज्ञा में चलते हो आप तो आपको सब ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आपके सारे मार्ग सुगम होते जाते हैं। तो जितना भी आप देख रहे हैं जो भी ज्योतिष में मैंने कमाया नाम, चाहे जितने भी कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स हैं, ये सब एक गुरु प्रसाद है, गुरु की आज्ञा का और गुरु के आशीर्वाद का ही फल है, मैं ये बोलूँगा। चलिए सर शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। सर बात करते हैं नाड़ी ज्योतिष के बारे में। सर नाड़ी ज्योतिष क्या है सर ये, और बाकी ज्योतिष से कैसे अलग है ये? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए ज्योतिष इटसेल्फ, पहले हम समझेंगे कि ज्योतिष क्या है। अगर मैं एक सिंपल टर्म्स बोलूँ तो दिस इज़ अ साइंस ऑफ टाइम। साइंस ऑफ टाइम। साइंस ऑफ टाइम, और एक अनदर वर्ड जो है से इट्स अ जीपीएस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अगर जैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो जीपीएस की मदद से आप कितने अच्छे से जा पाते हैं, राइट। पता चल जाता है यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ जाम है, यहाँ ये इतना टाइम लगेगा। ऐसे ही ज्योतिष हमारी लाइफ को एनहांस करती है, इम्प्रूव करती है हर दृष्टिकोण से, चाहे वो कोई भी इवेंट हो। अब जहाँ तक डिफरेंस होता है नाड़ी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष या और सभी प्रकार के ज्योतिष में, देखिए ये जो नाड़ी ज्योतिष है स्पेसिफिक, ये नाड़ी नक्षत्र ज्योतिष है। जी जी जी। और इसमें आप समझ लीजिए कि जो एनर्जीज़ मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैंने एक टर्म खुद ही डिवाइस किया है, एनर्जीज़। जो ये प्लैनेट्स की एनर्जी को है वो बहुत सही से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। इट्स प्योर साइंस, प्योर कैलकुलेशन। तो जहाँ हम वैदिक ज्योतिष में हम प्लैनेट की बात करते हैं, राशि की बात करते हैं, हाउसेस की बात करते हैं, एस्पेक्ट्स की बात करते हैं या डिविजनल चार्ट्स की बात करते हैं, एक ये जो नाड़ी ज्योतिष में भी ये कंसिडर होता है, सब डिविजनल चार्ट, ये प्लैनेट, एस्पेक्ट, राशि, हाउसेस, ये सब पर इसको हम बोलते हैं लेवल 1। लेवल 1, ठीक है। उसके बाद नक्षत्र आ जाते हैं लेवल 2 पे। देखिए नक्षत्र आर द रियल सोर्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। जैसे भाई आदमी की नाभि, ये जो आप पकड़ते हैं नाड़ी पकड़ते हैं, सो सारे शरीर के बारे में पता लग जाता है कि भाई क्या व्याधियां हैं। ऐसे ही जब नक्षत्र को हम पकड़ते हैं, नक्षत्र की बात हम करते हैं, नक्षत्र की डिटेल में जाते हैं, तो हमें सब पता लग जाता है कि होने वाला क्या है। तो नक्षत्र आर द सोर्स ऑफ एनर्जीज। नक्षत्र जो है प्लैनेट्स को एनर्जी देते हैं, और नक्षत्र के भी एक लेवल डाउन हम जाते हैं, नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है। तो जब इन तीनों को मिलाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये एक प्लैनेट जो है पर्टिकुलर क्या आउटपुट होगा या क्या प्रभाव देगा या इसका क्या असर रहेगा,
मानव जीवन पे या किसी भी इवेंट पे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो नक्षत्रों का जो डीप अध्ययन है वो नाड़ी नक्षत्र में ही होता है। और इसलिए आप देखिए कि भाई सारे ज्योतिष मेरे हिसाब से सब अच्छे हैं, सारे बढ़िया एक से एक हैं, चाहे वो वैदिक प्रैक्टिस करें, चाहे जेमिनी करें, चाहे कोई भी ज्योतिष करें। पर नाड़ी नक्षत्र पूरी दुनिया में इनफैक्ट ज्योतिषी भी लोग मानते हैं, और इनफैक्ट जो यूज़र्स हैं जो कई बार गए नाड़ी नक्षत्र ज्योतिषी के पास, उनका ये मानना है कि ये जो प्रेडिक्शन है इसमें कम से कम 95 to 99% एक्यूरेसी है सर। एक्यूरेसी इसमें गजब की है, कमाल की है। मतलब यू कैन प्रेडिक्ट इवन द वीक्स एंड द मंथ्स एंड द डेज ऑल्सो इफ यू रियली वांट टू प्रेडिक्ट ऑन द डे कि पर्टिकुलर इवेंट विल हैपन ऑन दैट डे। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। और जो वैदिक ज्योतिष है उसमें देखिए वो उसका ज्ञान बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पर समहाउ मुझे लगता है वो प्रेडिक्शन के लिए नहीं बना है। क्यों प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी, मैं अपनी वर्ड नहीं, मैंने ज्योतिषियों के मुंह से सुना है जो दुनिया भर में 20-20, 30 साल प्रैक्टिस करते रहे, वो 50-60% से ऊपर नहीं होता। लोग तो 40-50% ही बोलते हैं, पर फिर मैं बोलता हूँ वो 50-60% से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। तो अगर किसी को बहुत एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए होते तो कहीं ना कहीं उसे नाड़ी नक्षत्र में ही जाना पड़ेगा। उसमें भी देखो 2 वेरिएशन है, एक तो थंब इंप्रेशन वाली नाड़ी है जिसको हम अगस्त नाड़ी बोलते हैं। तो ये अगस्त नाड़ी में क्या पास बहुत अच्छा पता लग जाता है, फ्यूचर उसमें वही 50-60 इससे 70 मैक्सिमम, आई थिंक 50-60 ही पता लगता है। अगर लोगों के व्यूज़ आप जाने रिसर्च करें तो इतना पता लगता है। बट ये नाड़ी नक्षत्र जो है इसमें डेट टाइम प्लस अगर आपका एक्यूरेट है तो ये डेज तक प्रेडिक्ट कर देता है, वीक्स तक प्रेडिक्ट कर देता है। बहुत ही एक्यूरेट है। और ये देखिए आपने इतनी सारी प्रेडिक्शन, आपने रिसर्च किया तो आपने देखा होगा, इतनी सारी प्रेडिक्शन इंटरनेट पे देखी होंगी, लोगों के व्यूज़ देखी होंगी, प्रेडिक्शन करी बिल्कुल एक्यूरेट आई, तो वो एक्यूरेट आती है। वो एक्यूरेस मैं कहूँगा इस ज्ञान का ही नॉलेज है, इस जो साइंस ऑफ टाइम है इसी का ही नॉलेज है। ये जो टाइम का जो एनालिसिस भी है वो एक एक तरह से साइंस की तरह है, जिसका पूरा लॉजिक है, इसका पूरा फैक्ट है, प्रूफ है। तो ये इसीलिए नाड़ी नक्षत्र जो है ना बहुत ही यूनिक और बहुत एक्यूरेट विद्या मानी गई है पूरी दुनिया में। बेसिकली इज अ टर्म ऑफ साइंस, जो लोग कहते हैं कि ज्योतिषी चीजें, ये सब चीजें एक सुपरस्टिशियस है, ये नहीं है, साइंस है, ये प्योर साइंस है। ये कोई मिथ नहीं है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है, कोई अंधविश्वास तरह की चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं ने आँख बंद कर ये बोल दिया। ये प्योर साइंस है, स्टडी ऑफ टाइम बेसिकली। प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड कैसे प्लेस्ड हैं, कब आ रहे हैं, क्या उनका आयनांशा के बेस में कब स्टार्ट हो रहा है कोई भी टाइम पीरियड। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक प्योर साइंस है। हाँ, इसमें आध्यात्म का अपना रोल है। भाई आप ध्यान साधना करते हो, अच्छे मार्ग पे चलते हो, अच्छा आचरण करते हो तो आपकी प्रेडिक्शन अच्छी होती है, राइट। नहीं तो आप इवन इफ़ यू हैव द बेस्ट ऑफ द टूल, बट अगर खुद का मन संतुलन में नहीं है, आपका खुद का मन स्थिर नहीं है और खुद एक अच्छा आचरण या अच्छी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे, तो अच्छा टूल का भी यूज़ आप नहीं कर पाएंगे। राइट सर। तो सर जैसे कि कह रहे हैं ना कि ये जो नया जो अभी साल आया है 2025 ये बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, तो नाड़ी ज्योतिष हिसाब से सर कैसे जाने वाला है ये साल? देखिए ये बड़ा अनप्रडिक्टेबल तो है, बट इसमें कहूँगा बहुत ये ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है मेरे हिसाब से। ओके। ये इसमें बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी और आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत मेरे ख्याल से मार्च के महीने में, मे बी 21 मार्च के बाद या मार्च के महीने के बाद से शुरू आप देखेंगे। बहुत तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और देखिए कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव तो हर साल में ही रहती है, राइट। तो ऐसा भी कोई ये साल ऐसा नहीं है कि यहाँ सब कुछ पॉजिटिव ही है, कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। बट ये इस युग का आई वुड से एक नए टाइम की शुरुआत है 2025। जैसे 2024 कह रहे हैं मैक्सिमम लोगों ने बड़ा बिल्कुल सफ़र करा है काफ़ी चीज़ों के अंदर, तो इस साल अच्छा होने वाला है। अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। ये मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है जिसमें बहुत नई आने वाले कई सालों के एक जिसे कहते हैं ना एक पड़ाव, एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है और यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरुआत होगी। और इसमें बहुत सारे विषय हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चाहे वो देश हो गई, दुनिया हो गई। तो आई वुड से ट्रांसफॉर्मेटिव एंड ए वेरी गुड ईयर। ठीक है, बाकी देखिए सबकी अपने अपने कर्म है, सबकी अपनी अपनी कुंडली है। देश की कुंडली अलग होती है, इंडिविजुअल कुंडली अलग होती है। तो सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा, सबने अपने प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगा। पर ये ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है और आई सी एज ए पॉजिटिव एंड गुड ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीपल गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, चाहे वो आध्यात्म हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो धर्म हो, इन सब की ग्रोथ दिखती है मुझे। तो सर जैसे कि स्टार्ट करते हैं अपने देश से ही, तो हमारे देश के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली पॉलिटिक्स, हमारे देश की पॉलिटिक्स बहुत होती है, मोदी जी के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मोदी जी के लिए देखिए, मोदी जी के लिए तो हमने 2 साल पहले ही प्रेडिक्ट किया था, 1.5 साल पहले, कि 2024 एंड से लेकर 25 उनका मार्वलस ईयर रहेगा। पर 2025 उनका ऐसा ईयर रहेगा जो शायद आज तक नहीं रहा मेरे हिसाब से।
आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल सुपर आउटस्टैंडिंग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैसले, एक नई धारा सेट की जाएगी पूरे देश के लिए। ओके। ठीक है, तो भाई कई सारे न्यू रूल्स, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन या कई सारे नए चीज़ें आएंगी, कई सारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो इस साल सेट करेंगे। चाहे वो आयुर्वेदा हो गया, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो गया, चाहे वो ज्योतिष हो गया, चाहे वो व्यापार हो गया, ऐसी नई नई चीज़ें आएंगी जो आपकी कल्पना से बाहर है। चाहे वो देश को और ताकतवर, सुदृढ़, दृढ़ और सशक्त बनाने के लिए, जिसे कहते हैं, और स्ट्रांग बनाने के लिए देश और स्ट्रांग बनेगा। नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई विद्याएं आएंगी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी इस साल जो काम करेंगे वो अतुलनीय होगा और उसको कई आने वाले सालों में याद रखा जाएगा कि भाई 2025 में ये डिसीजन हुआ था, तो इसकी वजह से हम ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और मोदी जी का बेस्ट ईयर है, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट ईयर। लाइक जैसे इंटरनेट का हुआ था, बहुत सारी चीज बदल गई। बिल्कुल एक्सेप्शनल होने वाला है ये साल अडॉप्ट करने वाले हम। बिल्कुल, ये साल एक्सेप्शनल होने वाला है। मैं कहूँगा दो दृष्टि से, एक तो स्पिरिचुअलिटी और धर्म की दृष्टि से, और दूसरा पॉलिटिक्स में मोदी जी का जो वर्चस्व रहेगा वो इतना बढ़ेगा कि पूरी दुनिया में इनका नाम होगा। वैसे इस पर बहुत नाम है और नाम होने वाला है, और क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने वाली है और भी बढ़ेगी। जी बहुत अच्छी। और पॉलिटिक्स के लिए ये देखिए, अभी कोई बोले कि ये सरकार हिट जाएगी, हल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सरकार ये पूरी चलेगी, पूरी दृढ़ता से चलेगी, पूरा अपना टेन्योर करेगी, और मोदी जी तो पूरा आगे तक चलेंगे। और मोदी जी का पूरा इस टेन्योर में, ये ताल तो है ही, आगे पूरा टेन्योर भी बहुत बढ़िया जाएगा, तो ऐसी कोई चिंता नहीं। अभी 5 साल है, मतलब 4 साल बचे हुए हैं। बिल्कुल, अच्छी बात है, बहुत जरूरत भी है हमारे देश के मोदी जी की। जी। और इसी से एक चीज आती है सर, आपने ना एक प्रिडिक्ट करा था एक न्यू वायरस के लिए, 2 साल पहले प्रिडिक्शन देखी थी मैंने आपने, और जैसे कि अभी देख ही लिया है कि एक एंट्री कर ही लिया है HMP वायरस ने। जी। तो सर हम क्या कह सकते हैं कि फिर से लॉकडाउन लगेगा, और ये HMP वायरस कहाँ तक जाने वाला है? जैसे कोविड बहुत वर्स्ट लेवल तक चला गया था, तो इसका क्या देख पा रहे हैं हम HMP वायरस को? हाँ, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो 2.5 साल पहले, बिल्कुल सही कहा आपने, हमने किया था 2-2.5 साल पहले, और एग्जैक्टली स्टार्ट ऑफ द ईयर हमें सुनने को मिला। राइट। तो क्या HMP वायरस जो अभी मुझे मेरी कैलकुलेशन कहती है वो इतना तो खतरनाक नहीं है। इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और प्रॉब्लम्स तो पर आएंगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और मार्च के बाद ही आप देख लीजिएगा इसका फैलाव बहुत बढ़ जाने वाला है। मार्च से जून के बीच में बढ़ जाएगा बहुत। पर क्या है कि इंडिया में हम लोग को आदतें हो जाती हैं सब चीज़ों के साथ एडजस्ट करके रहने की, और उसका कह लीजिए कि उसका कोई ना कोई उपाय निकालने की। तो अगर आप अपनी, जिसे कहा गया इम्यूनिटी, योग, प्राणायाम, ध्यान अगर आप करते हैं तो आप इस वायरस से बचे रहेंगे। हाँ, इसकी आने वाले टाइम में थोड़ा बढ़ा तो होगा, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं थोड़ी। अब एग्जैक्टली लॉकडाउन का तो देखो आने वाला टाइम ही बताएगा। मैं नहीं कहूँगा इतना बुरा होगा जितना कोविड में हुआ, पर इस साल की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर मुझे ये ज़रूर में समझ में आता है कि 26 में कुछ ऐसा खतरनाक वायरस आने वाला है जो शायद 26-27 में या 26 में कह लीजिए, जो शायद कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक हो, ठीक है। हाँ, ऐसा आ सकता है। देखिए, पर क्या है, हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हमें क्या है, पर ये लगता है अंदेशा, भाई गलत भी हो सकता है, हम तो ये भी कहते हैं गलती हो हमारी तरफ से, ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी फैलानी है दुनिया में। पर ये अंदाजा हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि लोग थोड़ा, क्योंकि देखिए इम्यूनिटी कहीं एक हफ्ते में, एक दिन में तो डेवलप होती नहीं। अगर आप 6 महीने, साल भर योग प्राणायाम करेंगे तो दुनिया का कोई भी वायरस आए आप अपने आप को बचा पाएंगे, हमारा ये मानना है। तो आने वाला टाइम अगर मैं देखूँ नेक्स्ट 3-4 साल, स्पेशली 26 से 28 तक या 30 तक, ये सब वायरस के बहुत अटैक्स आएंगे। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, तो ये वायरस को ही न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह यूज़ किया जाएगा। अच्छा, समझे ना। जैसे क्लेम भी करते हैं ना, यूएस से कहता है कि हमने चाइना कहते यूएस से वाले आए थे, ये सब करते रहते हैं। हाँ, चाइना का रोल तो है ही, और यूएस का भी कहीं ना कहीं रोल है ही। अब सबको पता ही है कि दुनिया में कुछ लोग हैं जो पॉपुलेशन कम करने में लगा हुए हैं, तो उनका रोल तो कहीं ना कहीं है, जो भी कह लीजिए। बट अभी मुझे लग रहा है 25 में थोड़ा वायरस का रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। पर इतना इम्पैक्टफुल नहीं, इतना कोविड आया था। मुझे नहीं लगता इतना इम्पैक्टफुल रहना चाहिए अभी, एटलीस्ट 2025 में। पर हाँ, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं, लोग बीमार पड़ सकते हैं। उसका एक ही उपाय है कि आप अपने शरीर पे अपने इम्यूनिटी स्ट्रांग करें, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं अपना। बिल्कुल, और ये सब देखिए दवाई खाने से नहीं बनेगा, ये सब आप योगा प्राणायाम जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी उसको लाएंगे, करेंगे, तभी बढ़ती है। जी चलिए सर, आपने बता दिया, मोदी जी के लिए बता दिया,
HMP वायरस के लिए बता दिया। हाँ। अब बात करते हैं सर, जैसे कि ना अब सब लोग कह रहे हैं कि गोल्ड रेट को लेके कह रहे हैं कि इस साल ना 1 लाख ऊपर जाने वाला है, 1 लाख से ऊपर जाने वाला है। सच लगता है सर कि जाएगा 1 लाख से ऊपर गोल्ड इस बार? देखो इस साल में अगर कहें तो मुझे 95,000 टू 1 लाख दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिख रहा। जी जी, ठीक है, इस साल में कहीं ना कहीं गोल्ड जो है 95,000 क्रॉस कर सकता है। क्रॉस कर सकता है, बिल्कुल क्रॉस कर इन्वेस्ट सकता करना है। चाहिए गोल्ड में अभी? बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए और करना चाहिए बिल्कुल। अगर लॉन्ग टर्म बात करें, 1-2 साल की बात करें तो 1 लाख के पार है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इस साल लगता है कि 95 तक क्रॉस करेगा ही। करना चाहिए उसको, 95 तक आना चाहिए। 95 ज़्यादा 1 लाख भी कर सकता है, 95 तो क्रॉस करेगा, ऐसा मुझे अंदेशा है। क्योंकि देखिए हर तरह से वृद्धि होनी ही होनी है, ठीक है। और जिस हिसाब से देखिए गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ता है, जब कहीं ना कहीं थोड़ी अस्थिरता आती है, राइट, इंस्टेबिलिटी आती है, तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी का भी कुछ रहेगा। ऑल्दो इट इज़ नॉट परमानेंट, बट थोड़ा मन अस्थिर, कहते हैं ना मन से ही सब चीज़ें चलती हैं। तो अगर मन स्थिर नहीं है तो फिर वो आपके काम में भी, आपके व्यापार में भी दिखता है। तो सेम वे मुझे लगता है कि जो देश दुनिया पूरी राष्ट्र की, पूरे जितने भी देश हैं उन सब की जो स्थिति बनेगी, चाहे वो वॉर की वजह से हो, चाहे वायरस की वजह से हुई, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी और ये 95,000 क्रॉस कर सकता है। इंस्टेबिलिटी की बात की तो मुझे दिमाग में आया है सर, हमारा सेंसेक्स, हमारी स्टॉक मार्केट जो लास्ट ईयर ना बहुत अप एंड डाउन से रहे हैं, बेसिकली लॉस ही कहोगे आप। लास्ट ईयर तो लॉस ही गया है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है सब माइनस में जा रहे हैं। बिल्कुल रो रहे हैं। इस साल क्या होने वाला है सर? देखिए इस साल मुझे लगता है सेंसेक्स 1 लाख के पार तो जाएगा, ठीक है, जा सकता है 2025 में जा सकता है, ठीक है। तो बट क्या है, भागेगा, बिल्कुल भागेगा, बट क्या है फिर धड़ाम से गिरेगा भी। अच्छा, तो थोड़ा केयरफुल होके करना है, क्या स्टॉक ले रहे हैं आप, क्या चीज़ें ले रहे हैं। तो मैं शॉर्ट टर्म लोगों को अवॉइड करूंगा, मैं जो शॉर्ट टर्म एडवाइस कम करता हूँ कि भाई आपने ऑप्शंस ले लिए या और भी ऑप्शंस ले लिए, उसमें आप पैसा कम में, देखिए जल्दी पैसा जो कमाने की कोशिश में रखेंगे तो आप धड़ाम से गिरेंगे। आप अगर सिस्टमैटिक करते हैं कोई भी चीज़, चाहे किसी कंपनी के स्टॉक्स अच्छी कंपनी के लेते हैं और लॉन्ग टर्म रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है स्टॉक्स लेने में फ़ायदा ही है इस साल, ठीक है। कहीं ना कहीं जिनका भी चार्ट थोड़ा सा सहयोग करता है, ऑब्वियसली आपको अपने एक अच्छे नाड़ी ज्योतिष वाले को दिखा लेना चाहिए कि भाई मेरा स्टॉक मार्केट में अच्छा है कि, बिकॉज 5th 11th हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस और 8 and 11 ये सब मिला के आपको स्टॉक्स का मास्टर बनाते हैं, ठीक है। पर अगर वहीं आपका 6, 8, 12 ज़्यादा है, 8, 12 ज़्यादा है तो गेन भी होगा तो लूज़ होगा, फ़ायदा नहीं है। तो इंडिविजुअल पथरी में बहुत मैटर करता है कि कौन उसमें सिकंदर होगा, मुकद्दर का सिकंदर। अदरवाइज मुझे लगता है स्टॉक इस साल जो है 1 लाख के पार जाना चाहिए। और बेसिकली किन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके सेक्टर देखिए बैंकिंग सेक्टर्स हो गया या और कोर्स में आगे? देखिए फार्मा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी है, AI से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, ठीक है, वो सब चीज़ें बहुत बढ़ेंगी। और AI तो फ्यूचर है हमारा, ठीक है। AI में बहुत चीज़ें होनी है। अगर AI की मैं बात करूँ, आप समझिए कि आने वाले टाइम में जो हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, राइट, और आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस, ये दोनों एक हो जाएगा। एक हो जाएगा? एक हो जाएगा, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप समझिए मेरी बात हो रही थी, जो इन्वेंटर है, मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, जिसने सोफिया को बनाया, ओके, आई वॉज देयर इन समिट विद हिम, ओके। तो हम दोनों ने जब बात शुरू की तो उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस एंड द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो मैंने कहा अब ये तो राइट पर्सन ने क्वेश्चन पूछा है मेरे से। आई जस्ट कैलकुलेटेड माई चार्ट एंड आई सेड इन लेस देन 20 years इट विल बी वन। इट विल बी वन, मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब कंबाइंड करके हम कुछ बना पाएंगे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी 20 साल में, 20 साल के अंदर पूरी दुनिया बदलने वाली, पूरी दुनिया बदलने वाली है। आने वाले 20 साल में पूरी दुनिया आप सोच भी नहीं सकते कि क्या बदलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों को बना के एक नए तरह के युग की शुरुआत होगी। नए तरह के आपको हो सकता है रोबोट्स, ह्यूमन, नई तरह की चीज़ें डिफेंस में यूज़ कर सके। बहुत 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 अद्भुत दुनिया हो जाएगी 20 साल में। आप कंपैरिजन भी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये आने वाले 20-25 साल बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है, बिल्कुल 360 डिग्री। AI का AI तो बहुत ही अमेजिंग काम करने वाला है और इसका आपको बहुत कुछ नेक्स्ट 5 साल में दिख जाएगा। पर आज है 24 ना, आज समझ लीजिए 25 साल आ गया। हाँ 25 आ गया, 24 खत्म हो गया, 25 आ गया। तो आप ये समझ लीजिए कि 40 खत्म होते हो, 40-41, 41-42 समझ लीजिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल परचम
फुल जो है उसे कहते हैं उदय, वो समझ में आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का। तो ये बहुत बड़ा काम होने वाला है आने वाले टाइम में, और नेक्स्ट 5 साल बहुत ग्रोथ है इसकी। तो ये स्टॉक्स मैंने बोला, फर्मा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। और भाई बाकी है कई सेक्टर्स, बट अप एंड डाउन तो देखो सब में रहता है। फार्मा एंड एआई के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनका फ्यूचर है ना, अच्छा है इसके जो भी अंदर। लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ना उसमें करिए आप इन्वेस्ट, अगर आपको एज ए, और लॉन्ग टर्म ही सोचिए। आज अगर आप करते हैं किसी स्टॉक को लेते हैं तो कम से कम टाइम होराइजन 10 साल का लीजिए। 10 साल। अगर आप 10 साल के लिए कोई भी स्टॉक लेंगे वो बहुत आगे जाएगा और आपको बहुत रिटर्न देके जाएगा। आप चाहे सेक्टर आप कोई सा भी ले ले, बैंकिंग में भी अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, बट कहने का मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर बहुत अच्छा करेंगे। सो जैसे कि हमने अभी बात करी गोल्ड की, सेंसेक्स की, आप बात करें जिससे खरीदा जा सके, पैसों की बात करते हैं। आजकल ना वैसे ही बहुत महंगाई हो चुकी है, सब लोग बहुत जल्दी में कंपटीशन बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं सब लोग फेस कर रहे हैं, महंगाई को फेस कर रहे हैं। तो कोई सर ऐसा रेमेडी या ऐसा मंत्र हो नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, कैश फ्लो बना रहे और पैसा ही पैसा हो हर जगह से, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सके, अच्छी हो सके। देखिए शॉर्टकट तो किसी चीज़ का भी नहीं होता लाइफ में, राइट। ठीक है। शॉर्टकट मीन्स अगर आपने कुछ भी शॉर्टकट किया तो वो थोड़ी देर बाद जाके आपको पेन देने वाला है, ठीक है। तो जो भी छोटी छोटी आप चीज़ें इंटरनेट पे देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, हार्ड वर्क करने से ही आपको लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसा नहीं कि मैंने एक मंत्र कर लिया जाप तो उससे, हाँ मंत्रों का प्रभाव होता है, डेफिनेटली होता है, बट इट हैज़ टू बी कंबाइंड विद द हार्ड वर्क, कि मैं जो हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट पूरा मिले। तो सबसे पहले मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। आपके पास अच्छे ग्रह भी हैं, सब स्थिति भी है, और आप मेहनत नहीं कर रहे तो नहीं मिलेगा। बहुत थोड़ा मिलके ग्रह अपनी फॉर्मेलिटीज़ करके चले जाएंगे, ये समझ लीजिए। और आपके पास एवरेज ग्रह भी हैं और आप खूब विल पावर से और बहुत स्ट्रांग से और गुरु और भगवान में आस्था करके खूब मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। जहाँ तक मंत्रों की बात है, मंत्रास और वाइब्रेशंस, यू नो द होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ वाइब्रेशन एंड एनर्जी, तो मंत्रास भी बहुत पावरफुल होते हैं। तो देखिए मैं कहता हूँ विष्णु एनर्जी और लक्ष्मी एनर्जी, ठीक है। तो भगवान विष्णु क्या है, सस्टेनेंस एनर्जी मैं बोलता हूँ, कि सब चीज़ रहने के लिए एक सस्टेन करने के लिए, चाहे प्लैनेट हो गया, चाहे घर हो गया, चाहे अपने आप को सस्टेन के लिए विष्णु एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम रेगुलर सुनते हैं, सिर्फ सुनना ही बहुत है, विष्णु सहस्त्रनाम वो 25-30 मिनट का होता है, अगर आप रेगुलर सुनते हैं इट कैन डू मैजिक इन योर लाइफ, ओके, ठीक है। और एक महालक्ष्मी का मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र अगर आप सुनते हैं, सुनना भी बहुत है, या जप करते हैं 108 माला ले लिया आपने, जप किया तो भी बहुत है, या सिर्फ सुनने और ध्यान करने का असर ये लगे। देखिए मंत्र जब भी आप जपते हैं तो उसके बाद ध्यान जरूर करिए, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा, राइट, ठीक है। मंत्र अगर जपते हैं तो ध्यान नहीं करेंगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो 20% मिलेगा जी। तो विष्णु सहस्त्रनाम प्ले कर दें और ध्यान करें। दूसरा महालक्ष्मी का मंत्र है, मैंने ये बताया जी। ये प्ले करें या फिर रिसाइट करें और उसके बाद ध्यान करें, तो ज़रूर से पैसों की वर्षा हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करूं, पहले मेहनत करो, पहले हार्डवर्क करो, और आप ये दोनों मंत्र सुने, देखिए कैसे जादू होता है। 6 से 8 हफ्ते में ही आपको समझ में आएगा, मैं कहता 2-4 हफ्ते में ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये तो बड़ा पावरफुल है, ये तो काम कर रहा है। तो सर इसको किसी वक्त भी कर सकते हैं इसको? किसी वक्त भी, देखिए आइडली सुबह शाम करिए तो अच्छा है, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए तो अच्छा है, पर अगर कभी भी नहीं हो सकता तो कभी भी करिए। मैं कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कर ही नहीं पाए, आजकल की ज़िंदगी मुझे मालूम है बहुत बिजी है, तो सबसे अच्छा तो सुबह उठ के कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि नहाइए धोइए उसके बाद ही करिए, ऐसा भी नहीं मैं बोलता, ठीक है। आप हाथ मुँह धो लीजिए, ध्यान में बैठ जाइए, मंत्र चला लीजिए और ध्यान में बैठिए, जैसे वो भी कर सकते हैं। जैसे सर आपने विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में बात करी, जैसे हम छोटे थे, स्कूल जाते थे तो मम्मी पापा क्या करते थे, सुबह भजन लगाते थे घर के अंदर, तो वैसे सबसे आसान है, सुबह सुबह लगा दीजिए। और पर यह है कि बैठ के सुनिए। देखिए मंत्र को जितनी रिस्पेक्ट दीजिएगा ना, मंत्र उतना आपके लिए काम करेगा, ठीक है। ये नहीं कि चला के आप दूसरे रूम में कुछ कर रहे हैं, बेटर वो टाइम निकाल लीजिए, अर्ली मॉर्निंग निकाल लीजिए ताकि मिस ही ना हो, एक प्ले कर दीजिए और आप ध्यान करिए और फिर अपना उठ के दिनचर्या करिए आप जो भी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात बताई। इससे एक बात करते हैं सर, आजकल ना बड़ा चला है मैनिफेस्टेशन, कहते हैं यूनिवर्स को कुछ आप बोलो, यूनिवर्स आपको वापस देगी। बहुत देख रहे हैं हर लोग मैनिफेस्ट करें 1111 पे, 222 पे, 444 पे। क्या सर ये सच बात है इस पे? देखिए मैनिफेस्ट कोई भी चीज़ करने के लिए 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है, इंटेंशन जी, एक्शन एंड देन मैनिफेस्टेशन, राइट। हमें गुरु महाराज से, गुरुदेव से समझ में आता है, नॉलेज मिला। तो पहली बात तो इंटेंशन बहुत ज़रूरी है जी,
ठीक है। उसके बाद उसके लिए एक्शन। भाई आप सिर्फ बोलते रहो ये आ जाए, ये आ जाए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मर्जी चाहिए, मर्जी चाहिए, या मुझे ये बंगला चाहिए, या मुझे कोई चीज़ चाहिए, सिर्फ उसको जपने से बात नहीं बनेगा। इंटेंशन पहले क्या, उसके लिए एक्शन भी करो जी। और जो मैंने बताया थोड़ा सा ध्यान करोगे, ये करोगे तो वो चीज़ें फिर मैनिफेस्ट भी होंगी। होती है मैनिफेस्टेशन होती है, पर उसके लिए इंटेंशन और एक्शन भी चाहिए। और सर किस वक्त करनी चाहिए वैसे? देखिए ऑब्वियसली अगर आप कर सकें ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत ही अच्छा है। सुबह जो है 3-4 साढ़े 3-4 बजे का, अगर कोई नहीं कर सकता 3:15-3:20 कहते हैं ना। बिल्कुल 3:20 से आसपास जो टाइम होता है, 4 बजे तक का जो टाइम होता है, अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज होता है और सनसेट होता है उस टाइम भी आप करें तो बहुत अच्छा। ये दोनों टाइम जो गोधूली बोला जाता है, जब सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है, इस टाइम में ध्यान करना उसके लिए और चीज़ों के लिए आप मंत्र सुनना, ध्यान करना बहुत ही प्रभावकारी होता है। फिर जैसे अमावस्या है या ग्रहण है, तो उस टाइम में अगर आप ध्यान करते, साधना करते, तो उसका असर 1000 गुना बढ़ जाता है। 1000 गुना बढ़ जाता है। तो जैसे कोई स्पेशल मुहूर्त है, जैसे दिवाली की पूजा हो गई, या कोई अमावस्या हो गया, या कोई ग्रहण लग रहा है, तो उस टाइम भी इन मंत्रों को सुनने से बहुत प्रभाव पड़ता है और आपकी लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा मैं बोलूँगा, देखो 3 चीज़ें मैं बोलता हूँ कि 3 एनर्जीज मिजरी का कारण होती है, 6th, 8th एंड 12th। 6th इज डिजीज डेट लिटिगेशन, 8th इज ऑब्स्टिकल, 12th इज लॉसेस। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी, यू हैव टू चैनलाइज एनर्जी। 6th इज सेवा ऑल्सो, सेवा करोगे तो डिजीज डेट लिटिगेशन नहीं रहेगा। ऑब्स्टिकल मैं बोलता हूँ या तो योगा मैट पे ऑब्स्टिकल झेल लो या अपनी लाइफ में झेल लो। तो ऑब्स्टिकल क्या है, आप योगा मैट पे, मतलब मैं बोलता हूँ पद्म साधना, एक योगा में पर्टिकुलर सीक्वेंस है, पद्म साधना आप रोज करो तो आपकी लाइफ की ऑब्स्टिकल ऐसे बिल्कुल धूल की तरह दूर होने लग जाएगी, एकदम मिट्टी की तरह धूमिल हो जाएगी। और 12th होता है लॉसेस, एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो ऑफ मनी, और 12th होता है थोड़ा ध्यान करना, यू नो। जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ, ठीक है, मैं गुरुदेव से भी जुड़ा हुआ हूँ, श्री रविशंकर जी से, ठीक है। मैं फॉलो करता हूँ और मैंने देखा है कि ये जो आर्ट ऑफ लिविंग में जो सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं और ये साइलेंस कोर्स करते हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। आपका स्ट्रेस जो है बहुत कम हो जाता है, आपको फोकस मिल जाता है और आपकी एनर्जी लेवल, देखिए किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए और सुदर्शन क्रिया से एनर्जी बहुत मिलती है। और व्हेन यू गो इन डीप रेस्ट देन कम्स डायनेमिज्म। तो साइलेंस कोर्स जहाँ आप 2-2.5 दिन 3 दिन मौन में रहते हैं और आप जब उससे निकलते हैं तो आप में ऐसी ताकत होती है कि आप दुनिया को जीत लें, कोई प्रॉब्लम लगती नहीं। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि लोगों को अगर ये सुदर्शन क्रिया करें, साइलेंस कोर्स करें, तो इनकी लाइफ मैं कहता हूँ विद इन फ्यू मंथ्स एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी हो सकती है। उसके बाद ये मंत्र और ध्यान, देखिए मंत्र और ध्यान से ही रियल पावर आती है। असली पावर क्या, अध्यात्म का है, ठीक है। धर्म तो आप किसी को भी मानते, कोई बात नहीं, पर अंदर से जब आप जुड़ते हैं ना, यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, देन कम्स द रियल पावर एंड यू आर अचीवेबल टू अचीव द वर्ल्ड। सर जैसे आपने कहा कि ये मौन व्रत के लिए आपने कहा ना, पर सर जैसे आज के जो सब लोग हैं ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपने टाइम में बहुत बिजी हो रखे हैं, ये क्या कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए पॉसिबल दिखता नहीं है। देखो मैं बोलता हूँ 2-2.5-3 महीने में 2-3 दिन निकालो, ये तो नहीं पूरे हफ्ते मौन व्रत रहना है। सिर्फ 2.5 दिन समझ लो, 2.5 से 3 दिन 2-3 महीने में एक बार निकाल लो, बस इतना निकालना है। देखो इतना कुछ करने के लिए कुछ तो तपस करना पड़ेगा। ऋषि मुनि चाहे राजा कह लो कितनी तपस्या करते थे, अगर आप पुराना भी पढ़ो सब कुछ, तो लोग बरसों तपस्या करते थे कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, राइट। तो ये 2.5-3 दिन की तपस्या, उसमें मैं बोलता हूँ कि भाई अगर सपोज करो आपसे किसी कारणवश कोई बहुत इमरजेंसी है, कुछ है, आप करो तो सही, आपकी सब चीज़ें सॉल्व होंगी। पहली बात तो हो सकता है आपको कोई डिस्टर्बेंस आए भी ना, और आएगा भी तो वो मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स मिनट सॉल्व हो जाएगा, और थोड़ा बहुत कहीं गलती से निकल भी गया तो कोई बात नहीं। इट हेल्प्स इन एवरीथिंग। हाँ, आप करिए, इसको करिएगा तो पता चलेगा, देखिएगा कि देखिए मैं तो आपको ऐसे एग्जांपल शेयर करूं कि लोग ने सोचा अरे मेरा बिजनेस है, मैं CEO हूँ, मैं चाहे ओनर हूँ, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। लोग 2.5-3 दिन के गए, उनका बिजनेस डबल ही हुआ, उनके काम अच्छे हुए, तो खराब नहीं हुआ। तो आप विश्वास करके जाइए, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। सर आपने जैसे अभी कहा 6th हाउस का था, 6th हाउस सेवा का हाउस। सेवा किसकी? सेवा देखिए, सेवा 3 तरीके से की जा सकती है, तन मन और धन। तन से कैसे, कहीं गुरुद्वारे में चले गए, मंदिर में चले गए, किसी गरीब की नीडी की हेल्प कर दी, ये सेवा हो गई। फिर धन से सेवा, भाई किसी की जरूरत है, किसी को पैसे की जरूरत है, कुछ किसी को पढ़ाना है, एजुकेशन है, कुछ भी कोई भी सेवा। फिर मन से सेवा कैसे, भाई आपको इतने सारे लोग मिल रहे हैं आजकल, कोई डिप्रेशन में है, कोई एंग्जाइटी में, किसी को 4 बातें अच्छी बोल दी, किसी को 4 बातें मोटिवेट ही कर दिया आपने, वो मन से भी सेवा। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई देखो कर्मों का विधान बहुत कॉम्प्लेक्स है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ब्रह्मा जी भी को भी वेदवाणी हुई थी, उन्होंने भी लिखते गए। कर्मों इतने गहन है कि ब्रह्मा जी को भी पूरी तरह, जिसे कहते हैं ना, उसका वो चीज़ों का है। तो कहने का मतलब ये है कि
कर्म की कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाके हम सिर्फ सेवा ही करें ना, जिससे भी हो सकती है, जो हमसे हो सकती है, तो वो चीज़ है। जैसे मन में अगर कष्ट है, कोई मन से बहुत दुखी है सब कुछ, पैसा रुपया सब कुछ है, पर मन दुखी है, तो दूसरों का मन एलिवेट कर, किसी की हेल्प कर दो, किसी को मन, मोटिवेट दूसरे कर का दो। मन को मोटिवेट कर, दूसरे का मन एलिवेट कर। हाँ, तो जो चीज़, अब शरीर में तकलीफ है, शरीर में बीमारियां हैं, तो शरीर से सेवा करो। तो जिस चीज़ में प्रॉब्लम है ना, उस तरह से सेवा करोगे तो वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ऐसा ये नॉलेज है। और देखिए, हमें तो ये मालूम है कि अगर आप गुरु वाक्य में चलते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति क्या मतलब है? गुरु की बातों को अनुसरण करना, गुरु की आज्ञा में चलना। अगर आप गुरु भक्ति करते हैं, गुरु दर्शन करते हैं और जिन चीज़ को भी मानते हैं उनकी बातों को फॉलो करते हैं, तो आपकी अच्छी गति ही होनी है। आपको अंदर का भी मिलना है। गुरु महाराज कहते थे अंदर का भी मिलना है और बाहर का भी मिलना है। सो ध्यान करने का मतलब ये नहीं है मैं, जो मेरे पास आता है बोले कि भाई मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए, मैं कह रहा हूँ देखो मिलेगा पूरा, पर जो मैं बोलूँ वो करना पड़ेगा। तो क्या, जब ध्यान करते हो तो अंदर का भी मिलता है, शांति, पीस, हैप्पीनेस, और बाहर का भी मिलता है, रुपया, गाड़ी, बंगला, जो भी चाहिए सब मिलता है। तो ध्यान इज द की टू गेट एवरीथिंग इन द योर लाइफ। इट्स ए मैट्रिक्स टू अनलॉक द, फोकस करने में हेल्प करता है हर चीज़ में। फोकस तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। आप ध्यान करने से, आप, मैं कह रहा हूँ, आप अगर आप रेगुलर ध्यान करेंगे, आपको जो चाहिए यूनिवर्स खुद लाके आपके चरणों में डालता है। दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। ओके। तो अंदर का भी मिलेगा और बाहर का भी मिलेगा, रुपया, गाड़ी, बंगला, शादी, जो चाहिए वो सब मिलेगा, प्लस अंदर का भी मिलेगा। पर रेगुलर नियमित रूप से 10-15 मिनट, 20 मिनट रोज दीजिए। बिल्कुल, रोज देंगे तो चमत्कार आपकी लाइफ में होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो सर, आप ये चीज़ आपने क्लियर कर दी, कोई शॉर्टकट कुछ नहीं होता। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, बाकी चीज़ यूनिवर्स तभी आपको देगा अगर आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे, इन चीज़ों के इन्वेस्ट करेंगे। जी जी जी। अभी सर, अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, राजयोग की बात कर रहे थे। आपने कहा राजयोग मतलब सब पे होता है, पर उसको कैसे एक्टिवेट करा जा सके, क्या होता है वो? देखो, योग बहुत सारे तरह के होते हैं। अब अगर कोई भी योग की ऐप वगैरह डालेंगे या किसी ज्योतिष में डालेंगे, 25 ऐप हो जाए, 25 तरह के योग निकल जाएंगे। इसमें दरिद्र योग मिल जाएगा, राजयोग मिल जाएगा, ये योग मिल जाएगा, वो योग तो राजयोग अब है लिखा हुआ, पर आदमी ठेले पे सब्जी बेच रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाँ जी। तो बहुत सारी चीज़, योग को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दें, वो असलियत नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि फिर वो योग कब एक्टिवेट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो से बात नहीं बनेगी। पर अगर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं 10th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, इन सब की पावर है, इन सब की एनर्जी है। 10th हाउस प्रोफेशन क्या हो गया, 11th हाउस मनी के लिए हो गया, 2nd हाउस एक्यूमुलेटेड वेल्थ हो गया, या 5th और 11th का भी अगर कॉम्बिनेशन है, तो आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं आपको मिल पाएगा। 2, 5, 10, 11। इसके लिए आपको तो नाड़ी ज्योतिष जो एक्सपर्ट है, नाड़ी नक्षत्र जिसको आता है, उन्हीं को बात जानेंगे, तो आपको पता चल जाएगा भाई इस टाइम में मेरे को पैसा आना है। देखिए, टाइम के, मैं बोलता हूँ जिसको टाइम का ज्ञान है ना, वो अपनी लाइफ में राजा या रानी है। क्योंकि आप गलत टाइम में मेहनत किए जा रहे हैं, मालूम चला आपका टाइम ही नहीं है, आप मेहनत किए जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वही मालूम चला कि वो बोलता है भाई 6 महीने बाद करो इसको, ये आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा जाएगा, कंपनी बहुत अच्छी जाएगी, आपने किया और आप सक्सेस। और हमने तो ये देखा है कि 95 to 99% जो सक्सेस है ना, वो लोगों को मिली है, और लोग अच्छा किए हैं। जब उनका टाइम अच्छा है तो बहुत ग्रो किए हैं, और बिजनेस में अच्छा किए हैं, लाइफ में अच्छा किए। बेसिकली टाइम, तो टाइम का, हाँ, सब टाइम का गेम है। एवरीथिंग ऑन योर लाइफ डिपेंड्स ऑन टाइम। टाइम चेंज होता है, शादी का मन नहीं है, शादी का मन हो जाता है, बिजनेस का मन नहीं है, बिजनेस का मन हो जाता है। मतलब आपका प्लैनेट जो है ना, आपके मन तक को गवर्न करते हैं। ठीक है, उनका जो एनर्जी है, क्या बोला गया शास्त्रों में, यद पिंडे तद ब्रह्मांड है। जो बाहर ब्रह्मांड में है वो शरीर में भी है, और शरीर में हर चक्रों पे वो प्लैनेट्स विद्यमान है। ठीक है, हमारी टॉक है यूट्यूब में, उसमें बस अब डिटेल में लिखा हुआ है, बताया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर ध्यान करते हैं तो आपके सारे चक्रास भी अलाइंड होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। पद्म साधना करें, ध्यान करें, तो चक्रास अलाइंड होते हैं। और जब चक्रास अलाइंड होते हैं, आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो अबंडेंस में आता है। सी, आपकी ऑरा एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है, लोग खुद आपके पास आते हैं कहीं ना कहीं से, और यूनिवर्स खुद भेजता है। तो आई बिलीव इन दैट पॉजिटिविटी, रादर देन किसी को रटो, करो और काम ना करो, उन सब चीज़ शॉर्टकट है। ये अगर आपको 10 रुपया कहीं से आ भी गया ना, तो 20 रुपये कहीं निकल जाना है, कहीं निकल जाएगा। इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होते। इन सब छोटे उपायों में मत जाएं। मैं तो यही बोलूँगा, और मैं ये बोलूँगा सब लोगों से कि थोड़ा ध्यान और प्राणायाम और योगा प्राणायाम जो हमारी एंशिएंट विद्या थी, उसकी तरफ जागरूक हों, उसकी तरफ जाएं, और सुदर्शन क्रिया साइलेंस कोर्स करें, या जहाँ पर भी आप जिस चीज़ को भी फॉलो करते हैं, जिस गुरु को भी फॉलो करते हैं, कम से कम जाएं, बैठे करें, तो आपकी लाइफ में बहुत चेंज होगा। कई बार देखा जा रहा है ना सर, हम लोग वेस्टर्न को अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न हमारी चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे। देखिए, पूरी दुनिया के लोग अब जो है इंडिया को अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए, महाकुंभ हो रहा है, वहाँ पर भी जा रहे हैं। ठीक है, हम वहाँ 25
समझ लीजिए 24-25 जनवरी से 5 फरवरी तक है, ज्योतिष का कुंभ भी लग रहा है, वहाँ डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, सीएम भी तो हैं ही वहाँ पर। तो ज्योतिष में अब आने वाले टाइम में आपको बताएं, जैसे आयुर्वेदा का पूरा वैसे बन गया है ना, आयुर्वेदा का पूरा गवर्नमेंट है, ऐसे ज्योतिष का भी बनेगा। अच्छा। ये अभी तक ज्योतिष जो है ना बहुत कहीं ना कहीं उसको वो डिग्निटी, वो वैल्यू नहीं मिली, पर ज्योतिष का भी एक अलग, हाँ, अंडररेट रह गया है। तो ज्योतिष का भी अपना एक संस्थान होगा, गवर्नमेंट की तरफ से होगा, और ज्योतिषों को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा आने वाले टाइम में। ऐसा मुझे लगता है मोदी जी के टाइम में होगा, और मोदी जी इस चीज़ को, आयुर्वेदा, ज्योतिष और हमारी एंशिएंट परंपरा को बहुत आगे बढ़ाएंगे। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है सर। अब जैसे बात कर रहे थे ना, अभी आपने प्लैनेट्स की बात करी, ज्योतिष की बात करी सर। आजकल देखा जा रहा है कि डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर। हम लोग तो गुण भी मिलाते हैं, पंडित से गुण मिलाते हैं, पत्रिका मिलाते हैं कि पहले देखें कितने गुण मिले, 28 मिल रहे, बहुत बढ़िया रहेगा, और उनके भी डिवोर्स हो जाते हैं। किसी गुण नहीं मिलते, कोई बिना गुण मिलाते हैं, उनके भी डिवोर्स हो जाते हैं। ऐसा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहली बात तो ये ना, गुण मिलाने की विद्या बहुत पुरानी है, मतलब ये अब एप्लीकेबल नहीं है। मे बी आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले एप्लीकेबल होती है, या 200 साल पहले एप्लीकेबल होता, पर गुण मिलान तो एकदम, जिसे मैं कहता हूँ ना, गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। मैं आज से 10 साल पहले बोलता था गुण मिलान से मत करो, तो कोई मेरे पे विश्वास नहीं करता था, पर आज रिजल्ट 10-15 साल पहले मैं बोलता था ये गुण मिलान में मत जाओ, ये गलत विद्या है, मतलब गलत तरीका है। इस तरीके से मैच इस भाई देश काल पात्र में, ज्योतिष में क्या देश काल पात्र देखा जाता है, अभी जो है ये एप्लीकेबल नहीं होती। मैं तो ये बोलता हूँ जिसके 32-36 गुण मिल रहे हैं उसका तो फिर फाइनली पक्का डिवोर्स होना है, मैं उल्टा बोलता हूँ। अच्छा। रीजन बीइंग कि ये वैलिड है ही नहीं। नाड़ी ज्योतिष में इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, क्योंकि सबसे अच्छी मैच मेकिंग हमने देखा, हमने सारी विद्याएं पढ़ी हैं ऑलमोस्ट, सबसे अच्छी मैच मेकिंग नाड़ी ज्योतिष में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम स्पाउस एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन ऑब्स्टेकल, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। साफ साफ दिख जाता है कि भाई जिसकी स्पाउस एनर्जी कम रहेगी उसका मैरिड लाइफ में गड़बड़ रहेगा। तो कम से कम जिसका स्पाउस एनर्जी कम है उसको हमें एक ऐसा चार्ट, ऐसा लड़का या लड़की मिलाना चाहिए जिसका स्पाउस एनर्जी ज़्यादा है। स्पाउस एनर्जी ज़्यादा मतलब 7th एंड 11th का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो क्या होगा, दोनों की फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, या दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार, रिस्पेक्ट रहेगा। ऑब्वियसली आप वीनस देखते हैं, मून देखते हैं, वो सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आप पूरा स्पाउस एनर्जी नहीं देखा सारे प्लैनेट्स में तो वो मामला गड़बड़ रहेगा। और वो जो हमारे नाड़ी ज्योतिष में एकदम क्लियर पता लग जाता है। देखो दुनिया में सब लोग बोलते हैं 18 गुण है, 12 गुण है, शादी नहीं हो पाएगी। हमारे पास हम देखते हैं दोनों की स्पाउस एनर्जी अच्छी है, मैं कहा शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं होती दिक्कत, आज तक नहीं हुई। बहुत सारे केसेस, कई साल हो गए शादी को, और लोगों ने बोला कि यार इनके 3 महीने 6 महीने नहीं चलेगी शादी, लोगों की बढ़िया चल रही है। क्यों? क्योंकि गुणा से नहीं होता कभी भी सही, गुण से नहीं होता। गुणा इज नॉट द राइट वे टू मेजर द कंपैटिबिलिटी बिटवीन द कपल्स, ठीक है। तो मैं कहूँगा अगर आपको मैच मेकिंग देखना है, किसी भी नाड़ी नक्षत्र, अभी तो हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स हो गए हैं पूरी दुनिया में, किसी भी नाड़ी नक्षत्र ज्योतिष वाले को पकड़ लीजिए, तो ये मांगलिक दोष, ये दोष, वो दोष, देखो 28 साल के बाद वैसे ही मांगलिक दोष नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। और मांगलिक दोष भी है ना, ये ऐसी 50% तो ऐसे ही छाड़ देते हैं कि 6 प्लैनेट्स में, अगर 6 हाउसेज में अगर मंगल है तो उसको मांगलिक दोष हो गया, इसके मांगलिक बहुत रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, ये सब में नहीं जाना चाहिए। मांगलिक में तो सर मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, माय फादर वाज टिपिकली मांगलिक एंड मदर नॉन मांगलिक थी, दे वर हैप्पीली मैरिड। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऐसे आपको हज़ारों एग्जांपल मिल जाएंगे, ऐसे हज़ारों एग्जांपल मिल जाएंगे। इसलिए मांगलिक का जो कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है। हम नाड़ी ज्योतिष में ज़रूर देखते हैं कि मंगल अगर कुछ अफ्लिक्टेड है हमारे तरीके से, तब हम उसका कुछ उपाय या कुछ रेमेडी बताते हैं, पर ये जो मंगल 6 घर में हो गया उससे मांगलिक हो गया, नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं। देखिए कोई भी सूत्र जब तक वो 70-80% तक रिजल्ट नहीं देता उसको हम सूत्र नहीं मान सकते। ओके, ठीक है। तो अब जैसे किसने बोला नाड़ी दोष, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नाड़ी दोष से बहुत लोग घबराते हैं, नाड़ी दोष है नहीं, शादी नहीं होनी। नाड़ी दोष का मतलब क्या, 6 कुछ होते हैं ना, 6 गुण होते हैं उनमें। देखो 8 का कुछ पैरामीटर होता है, बेसिकली आप बोलते हैं नाड़ी दोष अगर सेम है तो क्या बोलते हैं, शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं? नाड़ी दोष क्या, सेम लीनिएज हो गई, तो उनके ब्लड में कुछ है या कुछ भी लीनिएज में है तो बच्चे में दिक्कत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे पास हज़ारों में एग्जाम्पल है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब 100, 200, 500 तो डॉक्यूमेंटेड है बेसिकली, ठीक है। बाकी कितने देख लिए वो पता नहीं, ठीक है। तो उसमें नाड़ी दोष है पर बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है फिर बोलेंगे उसमें किसी उसके पास जाएंगे, अरे उसका परिहार भी होता है। मतलब क्या है, उसका 5th हाउस 11th हाउस में कॉम्बिनेशंस है तो परिहार हो जाता है। भाई तो रूल ही एप्लीकेबल नहीं है ना। तो रूल तो यही हुआ कि जिसमें 2nd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस हुआ या 5, 2, 5, 9, 11 हुआ, उसके बच्चे होंगे। नाड़ी का कोई मतलब नहीं है, चाहे मिले चाहे ना मिले, डजंट मैटर। तो हमने इतने सारे केसेस देखे जहां नाड़ी दोष है वहां बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ नाड़ी दोष नहीं भी है
पर 2-5-11 का कॉम्बिनेशन अगर नहीं है तो उनको बच्चे नहीं है। तो मेन तो सूत्र तो 2-5-11 हुआ। तो अगर कोई भी सूत्र किसी भी ज्योतिषी को, हम तो बिल्कुल ओपनली बोलते हैं भाई आपके पास अगर है डेटा दीजिए हमें 100-200 हॉरोस्कोप। कोई भी चीज़ जब रिसर्च नहीं करोगे ना तो ऐसे ही होगा। और हम जो भी बोलते हैं नाड़ी ज्योतिष में, वी डू एक्सटेंसिव रिसर्च। राइट। एक्सटेंसिव रिसर्च मतलब हज़ारों चार्ट करके तब हम बोलते हैं इस बात में। तो ये नाड़ी दोष और इन सब में नहीं जाना चाहिए। आप नाड़ी नक्षत्र वाले ऐसा नहीं कि बाकी ज्योतिषी नहीं अच्छा करते, मेरे ख्याल से सारे ज्योतिषी अच्छे हैं। पर अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए और अगर आप मैच मेकिंग का मामला है तो नाड़ी ज्योतिष से अच्छा आपको टूल कहीं नहीं मिलेगा। नाड़ी नक्षत्र ज्योतिष से ज़्यादा अच्छा टूल नहीं मिलेगा, मैच मेकिंग स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। बाकी और अगर एक्यूरेसी चाहिए कि भाई किस हफ्ते किस महीने क्या हमारा होगा, बिल्कुल प्रिसाइज प्रेडिक्शन चाहिए 90-95% वाली, तो नाड़ी नक्षत्र के ही ज्योतिषी को आपको पकड़ना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात बताई सर। जैसे कि ना आपका मोटो है जीरो टू हीरो बनाना, हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए आपके हिसाब से, तो सर इसमें क्या? देखिए ये तो मैं कह रहा हूँ मेरे गुरु का आशीर्वाद है और उन्हीं को हम कह रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा में हम चल रहे हैं। तो क्या है, पहले के ज़माने में ज्योतिषी जब घर में रहता था, एक मोहल्ले में 1-2 घर में अगर रहता था तो लाइफ में इतनी मिजरी नहीं होती थी। आप देखिए आज हर घर में किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है, कहीं गाइडेंस नहीं मिल पा रही। ज्योतिषी का एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होता है, एक डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और एक बहुत अच्छा गाइड। तो इसी मिशन को लेके हम चले हैं और हमारा मानना है कि हर घर में कहीं ना कहीं किसी को थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज तो होना चाहिए। तो हमने कहा थोड़ा बहुत क्यों, उनको अच्छा एक्सपर्ट ही बना दिया जाए। पहले लोग बोलते थे अच्छा ज्योतिष सीखने के लिए आपको 10 साल 20 साल लगेंगे, हो सकता है एक जन्म भी कम पड़ जाए। पर हमने इस फॉर्मेट को ही चेंज कर दिया। हमने कहा 6 महीने में हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे। राइट। तो 6 महीने में मैं पूरी दुनिया में सिखाता हूँ, 70 कंट्रीज में आप सिखा रहे हैं सर। जी, सब गुरु का ग्रेस है। और समझ लीजिए 6 महीने में उन सब के फीडबैक हैं, दे आर एबल टू प्रेडिक्ट 90-95%, मतलब 85-90 तो मिनिमम है, 90% मिनिमम है, 90-95% स्टूडेंट्स प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। आपकी देखिए सबने सब बिल्कुल परफेक्ट जाती है हर चीज के अंदर, कृपा है। और मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स भी कर पा रहे हैं। इनफैक्ट अभी स्टूडेंट्स, हम ज्योतिष कुंभ में गए, महाकुंभ में गए, वहाँ लोगों ने या स्टूडेंट्स ने मतलब 35-40 पत्रियाँ एक दिन में, 70-80 पत्रियाँ 2 दिन में देखी। 2 दिन में। और जो वहाँ पर स्टूडेंट्स के पास आए बोले हम इतने एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, पर आपने जो बोला ना, आपने जो बताया वो और किसी ने बताया ही नहीं। तो नाड़ी ज्योतिष में हम हफ्ते में 2 घंटे की क्लास लेते हैं, 2 ही घंटे पढ़ाते हैं हफ्ते में, और 6 महीने में उनको एकदम एक्सपर्ट बनाते हैं। तीसरी क्लास से तो वो एक प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो ये सिंपल सूत्र हैं और इससे विजडम नॉलेज सब में जाता है। हमारी एंशिएंट साइंस आती है तो, और टिपिकली साइंस है, टर्म ऑफ टिपिकल साइंस है। हमें कहते हैं जिसको 1 से लेकर 9 तक गिनती, हमारे स्टूडेंट 18 ईयर से लेकर 75 ईयर्स तक हैं, और जिसको 1 से लेकर 9 तक गिनती आती है वो ज्योतिष सीख सकता है। इसमें कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए। और हमारी मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि वो ज्योतिष को स्कूलों में भी डालें, एटलीस्ट 7th 8th 9th क्लास से, 7th 8th क्लास से बारे में जान सके। बिल्कुल ज्योतिष को स्कूल में भी आना चाहिए। जैसे एस्ट्रोनॉमी अभी आ चुका है, काफ़ी साल से है, ऐसे ज्योतिष भी जो है वो कैरिकुलम, जो पढ़ाई का जो है स्टडी का पार्ट हो, और 8th 9th क्लास से उसको इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत अच्छा हो जाएगा सर अगर ये चीज़ आ गई तो। बिल्कुल आएगी। मुझे दिखता है कि नेक्स्ट 5 साल के अंदर अंदर ज्योतिष जो है स्कूल का पार्ट होगी। ये मेरी भविष्यवाणी है कि नेक्स्ट 5 साल के अंदर अंदर ज्योतिष जो है स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा। चलिए सर, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा रहा हमारा ये पॉडकास्ट। आपने बड़ी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी, देश के बता दिया, इन्वेस्टमेंट बता दिया आपने। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती हैं लोगों को इस चीज़ के लिए, वो आपने क्लियर कर दी। पर सर जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। जी 2024 में ना बहुत डगुमा है, 25 के लिए कोई ऐसा रेमेडी, कोई ऐसा मंत्र नाड़ी ज्योतिष हिसाब से सबकी विश पूरी हो सके, मतलब जहाँ सबकी विश पूरी हो, सबके मन, जिसका मन अच्छा है सबकी विश पूरी हो सके इस साल। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। जी। देखिए 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो पहली बात तो अगर किसी को सही में अपनी विश पूरी करनी है तो एक मैं बताऊंगा कि आप सपोज आपका कोई काम अटका हुआ है, पहले वो बताया तो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपका काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, हो नहीं रहा, बहुत आपने मेहनत कर ली, आपने 100% दे दिया, तो क्या करना है आपको, उसके बाद अपने मन में 5 बार जय गुरुदेव 5 बार अपने मन में बोलना है। जो भी आपका काम रुका हुआ वो कहीं ना कहीं शुरू होना शुरू हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। और कोई ऐसी इमीडिएट वाली चीज़ हुई तो आपको 5-10 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा रिजल्ट। 24 से 48 घंटे के अंदर आप देखिएगा वो चीज़ मूव होना शुरू होगी। पर आपने क्या कंडीशन है इसके लिए, कंडीशन 2 है, आप तो 100% ट्राई कर चुके हो। दूसरा, आपको वेजिटेरियन होना है। वेजिटेरियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि ना कर्मों का झोल बहुत है। अगर आप नॉनवेज खाते रहेंगे, कर्म बढ़ते रहेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितनी मेहनत कर लें फिर तो धक्के ही खाना है, क्योंकि सोल सब में है, सोल सब, ठीक है। तो अगर उसको दुख होगा
और उसको पीड़ा होगी तो कहीं ना कहीं वो आपको भी पीड़ा देने वाला है इनडायरेक्ट रूप से। कहते हैं यूनिवर्स से वापस लौट के आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कहूँगा तो वापस आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए वेजिटेरियन हो जाए और जय गुरुदेव, ठीक है। 5 दूसरा क्या है, रात में जब भी सोने जाए, ठीक है, रात में सोने से जस्ट पहले एक ग्रैटिट्यूड की भावना से, भगवान जो तूने दिया बहुत दिया, थैंक यू बोले, थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी प्रॉब्लम है सब यूनिवर्स को, सब जिन भगवान जिन गुरु को आप मानते हैं सरेंडर करिए, 5-7 मिनट ध्यान करिए, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जितना भी हो सके और सो जाइए, ग्रैटिट्यूड में सो जाइए। ये आप देखिए, ये आपकी जो चीज़ है ना, तो आप जो 7 घंटे सो रहे हैं ना, वो सो नहीं रहे। आपका जो ब्रेन का फंक्शन है, जब ध्यान करते हैं और सोते हैं तो वो बीटा और थीटा लेवल पे चला जाता है, रिवाइव होता है, वो ऐसे लेवल पे चला जाता है जहाँ पर चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। आपका ब्रेन में इतना पावर है, थीटा लेवल हो गया समाधि का लेवल, ओके, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी आपकी वाइब्रेशन जब बीटा और थीटा लेवल पे चली जाती है तो वो वो मैनिफेस्ट होने लग जाती है। तो आपके बिना सोचे चीज़ें होने लग जाती है। तो एक नियम बनाइए नेक्स्ट 6 महीने तक, रात में सोने से पहले ध्यान करके सोएं, हल्का सा 5-10 मिनट ग्रैटिट्यूड में, फीलिंग ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ध्यान किया, कुछ नहीं, सांसों पे ही ध्यान किया, या जिन गुरु भगवान को मानते हैं उनको ध्यान किया, उनको थैंक यू और थैंक यू करके सो गए। एक तो ये, राइट, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक महालक्ष्मी अष्टकम मंत्र है, महालक्ष्मी अष्टकम, महालक्ष्मी अष्ट, श्री महालक्ष्मी अष्टकम, अष्टकम, वो 2 बार सुनिए, 2 बार सुबह शाम सुनिए, और फिर जादू देखिए अपनी लाइफ में। कितनी बार सुनना है सर? 3 मिनट का मंत्र है। 3 मिनट का मंत्र है, ठीक है। हाँ, 3 मिनट का मंत्र है, कभी भी सुन सकते हैं, दिन में 2 टाइम का सुन लीजिए, राइट। और आप देखिए फिर अपनी लाइफ में जादू देखिए। 6-8 हफ्ते में, 2-4 हफ्ते में आप देखिएगा कि जादू होने पर आप ये थोड़ा, अगर आपको सही में स्पीड से बढ़ना है, मैं ये कहूँगा कि नॉनवेज चला छोड़ दीजिए, नॉनवेज छोड़ दीजिए। आप साल भर छोड़ के देखिए, आप ये प्रण लीजिए, साल भर मैं खाऊंगा नहीं। आप पिछले 10 साल की प्रोग्रेस देख लीजिएगा, 5 साल की, और उस साल की प्रोग्रेस देख लीजिएगा, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। चलिए सर, बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट हमारा, आपने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी, बहुत कन्फ्यूजन दूर कर दी आपने, और जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं सबकी विश पूरी हो, वेजिटेरियन बने, किसी को हर्ट ना करे, किसी को हेल्प करें, बहुत अच्छी चीज़ें बताई सर आपने इसके लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, जय गुरुदेव सर।